इंडिया न्यूज को समय दिया, राइट अराउंड को समय दिया। मैं सवालों में सीधा जाना चाहता हूं। महाराष्ट्र में 2000 का आंकड़ा पार हो चुका है कोरोना केसेस का। मुंबई में पिछले 24 घंटे में लगभग 60 नए केसेस सामने आ रहे हैं। मुंबई इंडिया का न्यूयॉर्क बनता जा रहा है। आप किस तरीके से आकलन कर रहे हैं इस स्थिति की महाराष्ट्र में? देखिए, स्थिति बहुत गंभीर है। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और मुंबई में, तो मैं ऐसा मानता हूं कि अभी स्थिति बिल्कुल ही इस प्रकार की है कि मानो हम कम्युनिटी स्प्रेड के डोर्स पर नॉक कर रहे हैं। इस प्रकार की परिस्थिति मुंबई में हमको नजर आती है। और कुल मिलाकर अगर हम देखें तो आज भी जिस प्रकार से मुंबई के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए वो हमको होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। विशेष रूप से जो क्लस्टर कंटेनमेंट प्लान तैयार किया है, उस क्लस्टर कंटेनमेंट प्लान को भी एनफोर्स जिस गति से और जिस ताकत से किया जाना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ी ही गंभीर स्थिति हमारे सामने। विशेष रूप से हम लोगों को जब हम लोग कोई लॉकडाउन हम करते हैं तो उस समय उसको अगर हमको सफल बनाना है तो हमको हमारी जो सप्लाईज होती है उसका डिसेंट्रलाइजेशन करना बहुत जरूरी है। और जहां पर क्लस्टर कंटेनमेंट किया है वहां पर तो करीब करीब डोर स्टेप, मतलब क्लस्टर में डोर स्टेप का मतलब हर घर में नहीं, पर कम से कम हर गली में हम लोगों को सप्लाईज पहुंचानी पड़ेगी, तभी लोग बाहर नहीं आएंगे। किंतु अभी तक ये नहीं हो पा रहा और इसके कारण आप देख रहे हैं धारावी में लाइनें लगी हुई हमने देखी, कई जगह पर ये परिस्थितियां हमने देखी। तो मुझे लगता है कि बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन में मुंबई और महाराष्ट्र आज है। जी फडणवीस जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, जो क्लस्टर कंटेनमेंट की बात कर रहे हैं, मुंबई में 380 से ज्यादा क्लस्टर कंटेनमेंट जोन्स बनाए गए हैं, पर वहां पर जो क्या लापरवाही दिखाई जा रही है, क्या असक्षमता है या असफलता क्यों है महाराष्ट्र सरकार की? क्या इसमें किसी तरीके से सरकारों पर दबाव है कि यहां पर फोर्सफुली इसको एनफोर्स ना किया जाए? क्यों स्टेट पुलिस की फ्लैग मार्च नहीं दिख रही है इस इलाके में? देखिए, मैं तो लगातार ये मांग कर रहा हूं कि इन सारे इलाकों में फ्लैग मार्च होनी ही चाहिए। मैं वापस एक बार आपको कहना चाहता हूं कि आप देखिए, सप्लाईज हमने इंश्योर नहीं किए। आज भी महाराष्ट्र में हर आदमी को राशन नहीं मिलता। सरकार ने 9 अप्रैल को एक जीआर निकाला और उस जीआर में ये कहा कि 3 करोड़ लोग जो ऑरेंज कार्ड होल्डर्स है और 1 लाख के नीचे जिनकी इनकम है, ऐसे लोगों को हम मई और जून में राशन देंगे। अब अप्रैल महीने में आप लॉकडाउन करोगे और मई और जून में राशन दोगे तो लोगों को रास्ते पर आना पड़ेगा। जहां एक और हमने सप्लाईज इंश्योर नहीं की, वही दूसरी ओर बाजार जो है, आज मुंबई में सबसे ज्यादा जो भीड़ दिखती है वो बाजारों में दिखती है। हमने भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से कई गाड़ियां चार्टर करके हमने डिसेंट्रलाइज पद्धति से सब्जी बाजार लोगों के घरों तक पहुंचाया, लेकिन हमारी लिमिटेशंस है। सरकार ये कर सकती है, ये सरकार ने किया नहीं है। और तीसरी महत्व की बात है जो सरकार को मैं बार बार कह रहा हूं कि आप दिन में कम से कम 3 बार इन सारे कंटेनमेंट, क्लस्टर कंटेनमेंट के जो एरियाज है यहां पर फ्लैग मार्च करवाइए, क्योंकि अभी एक सकारात्मक दहशत, एक पॉजिटिव दहशत ये लोगों में तैयार करनी ही होगी कि आप बाहर नहीं निकल सकते। किंतु कुछ इलाकों में हुआ है पर सारे इलाकों में नहीं हो पा रहा है। जहां तक मेरी जानकारी है, शायद सरकार में बैठे हुए 3 पार्टियों में इसके ऊपर विवाद है और इसके कारण ये नहीं हो पा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि विवाद का समय नहीं है। अपोजिशन के रूप में हमने सरकार को पूरा समर्थन दिया है। हमने सरकार पर कभी कोई टीका नहीं की। हम सरकार को, मैंने स्वयं उद्धव ठाकरे जी को फोन करके बताया कि उद्धव जी, आप कड़क निर्णय लीजिए, कड़े निर्णय लीजिए, हम उसका पूरा समर्थन करेंगे। तो मुझे लगता है कि थोड़े बोल्ड स्टेप्स लेने की आवश्यकता है। फडणवीस जी, ये अगर विपक्ष कह रहा है कि कड़े कदम उठाएंगे तो हम समर्थन देंगे, फिर भी अगर मुख्यमंत्री कड़े कदम नहीं उठा पा रहे तो क्या कंफ्यूजन की स्थिति है या दबाव डाला जा रहा है कि मेरे इलाके में ये सख्ती ना बरती जाए, यहां पर फ्लैग मार्च ना किया जाए? क्या ऐसा दबाव मुख्यमंत्री पर डाला जा रहा है इसलिए वो नहीं करवा पा रहे हैं? सीधा सीधा मुझे बताइए कि क्या प्रेशर में है? मनमोहन सिंह की तरह कोalition धर्मा निभाने में उद्धव ठाकरे जो है प्रेशर में आ रहे हैं? जी देखिए, जो अब सच क्या है ये तो मैं पूरी तरीके से नहीं कह सकता, लेकिन हमको जो बातें समझ में आती है, क्योंकि मैं भी 5 साल मुख्यमंत्री रहा हूं, अधिकारी भी मेरे पहचान के हैं, 2 चीजें उनसे भी पता चलती है, कुछ चीजें हमारे
जो शिवसेना के मंत्री है वो भी हमारे मित्र है, उनसे कुछ चीजें पता चलती है। तो आपने जो बात कही वो बात बिल्कुल सही है। कई जगह पर ऐसा दबाव है कि हमारे इलाकों में नहीं होना चाहिए। कई जगह कोएलिशन पार्टीज की ओर से थोड़ा सा दबाव है कि आप अगर इन मोहल्लों में करोगे तो किसी को टारगेट कर रहा है ऐसा लगेगा। इस प्रकार की कई चीजें सुनने में आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी समय न किसी दबाव में आने का है, न किसी का विचार करने का है। देखिए, कोविड जो होता है वो तो कोई जाति धर्म भाषा देखकर नहीं होता, वो तो सभी को होता है। जो उसके कांटेक्ट में आता है उसको वो होता है। तो मुझे लगता है कि अभी ये सारी दीवारें तोड़कर, सारी चीजें भुलाकर एक बहुत ही कड़ाई के साथ हम लोगों को ये फ्लैग मार्चेस करने चाहिए। पर देवेंद्र फडणवीस जी, मैं आपके ध्यान में एक बात लाना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में, मुंबई में बीएमसी ने एक फैसला लिया था कि हम जो कोविड अफेक्टेड जो मरीज है, जो मर गए हैं, उनको क्रिमेट करेंगे, उनको दफनाएंगे नहीं, उनको क्रिमेट किया जाएगा। नवाब मलिक महाराष्ट्र की सरकार में मंत्री है, एनसीपी के कोटे में मंत्री है, वो बात करते हैं प्रवीण सिंह परदेशी से, फैसला पलट दिया जाता है। वो ट्वीट करते हैं कि मैंने बात की, पलटा दिया फैसला। क्या बीएमसी पर दबाव डाला जा रहा है? क्या संस्थाओं पर इस तरीके से दबाव डाला जा रहा है जब जरूरत है कि कड़े कदम उठाए? जी बिल्कुल, आपने जो बात कही वो बिल्कुल सही है। देखिए, आज की परिस्थिति क्या है, जो पेशेंट कोविड से आज मर रहे हैं, अगर वो मुस्लिम धर्म के पेशेंट हैं और उनको कब्रिस्तान लेकर जाते हैं, तो कब्रिस्तान के आजू बाजू के लोग भी उसका विरोध करते हैं। और इतना ही नहीं, तो कब्रिस्तान कमेटी के लोग भी विरोध कर रहे हैं कि आप इनको यहां नहीं दफना सकते। मतलब ये कोई एक धर्म का मुद्दा नहीं रहा कि भाई किसी एक धर्म के खिलाफ अपने को इस प्रकार से विचार करना, ऐसा मुद्दा नहीं रहा। लोगों में एक बड़ा डर है। और देखिए, मुंबई के कब्रिस्तान जो है, ये ऐसी भरी बस्तियों में कब्रिस्तान है। आपने देखा होगा पिछले समय साउथ मुंबई में एक आंदोलन हुआ, यानी लोगों ने उसमें बहुत विरोध किया। अभी साउथ सेंट्रल मुंबई में लोगों ने आंदोलन किया। अलग अलग जगह पर लोग अपने अपने तरीके से इसका विरोध कर रहे हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि अभी के समय जो भी मेडिकली उचित है, मैं ये नहीं कहता, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं क्या किया जाना चाहिए, पर मुझे लगता है एक्सपर्ट्स को जो लगता है जो मेडिकली उचित है, ऐसी सारी चीजें हम सब लोगों ने, सारी चीजें, सारी दीवारें तोड़कर उन चीजों को मानना चाहिए और उन्हीं चीजों से हमने काम करना चाहिए। पर फडणवीस जी, अगर वोट बैंक, अपीजमेंट, तुष्टीकरण की राजनीति अब भी अगर सरकारों के मन में रहेगी और उसके सामने कदम पीछे ले लिए जाएंगे, तो ये लड़ाई कैसे लड़ सकते हैं? मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूं। तबलीग जमात की वजह से जो महामारी फैली है, उसका प्रकोप महाराष्ट्र, मुंबई में भी देखने मिल रहा है। एक अस्पताल, वॉकार्ड अस्पताल किस तरीके से तबाह हो गया एक तबलीगी डॉक्टर की वजह से। पर कहा जा रहा है कि देश में उसे कुछ लोग सिंगल सोर्स इवेंट बुला रहे हैं, कुछ लोग उसे कुछ और तरीके से बुला रहे हैं, सीधे कन्फ्रंट करने के लिए भी तैयार नहीं है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री कहते हैं 50 लोगों ने फोन स्विच ऑफ कर दिया है, तो हम उसको ट्रेस नहीं कर सकते। क्या इस तरीके का अप्रोच अगर अपनाया जाएगा, वोट बैंक का अप्रोच अपनाया जाएगा, तो क्या कोविड से लड़ा जा सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं लड़ा जा सकता। अभी वोट बैंक की राजनीति करने का यह समय नहीं है। पर दुर्दैव से कुछ पार्टियों को अभी भी लगता है कि हम वोट बैंक की राजनीति करेंगे। और मैं उन पार्टियों को यह भी बताना चाहता हूं कि जो हमारे मुस्लिम समाज में भी कोविड से लोग लड़ना चाहते हैं, और आम मुसलमान जो है वो भी मरकज के जो लोग हैं उनको पकड़ने के लिए बिल्कुल राजी है, तैयार है। लेकिन सरकारों को और सरकार में बैठे हुए कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इसके कारण हमारी वोट बैंक पर कोई असर होगा। तो मैं ऐसा मानता हूं, ऐसा मानना मेरी मूर्खता है। अभी वोट बैंक की राजनीति बंद कर देनी चाहिए। और जैसा आपने कहा कि हमारे गृह मंत्री ने जिस समय कहा कि 50 लोगों के जी फोन बंद है इसलिए हम उनको पकड़ नहीं सकते, तो मुझे तो समझ में ही नहीं आया, क्योंकि मैं महाराष्ट्र का गृह मंत्री रहा हूं। महाराष्ट्र की पुलिस की कैपेबिलिटी इतनी जबरदस्त है कि वो कड़े से कड़े जो गुनहगार होते हैं उनको भी, क्रिमिनल्स को भी ढूंढ कर निकालती है। दुनिया से क्रिमिनल्स को ढूंढने में महाराष्ट्र की पुलिस का नाम होता है। और ऐसे पुलिस के मुखिया, गृह मंत्री अगर ऐसा बयान देंगे तो ये वोट की राजनीति में दिया हुआ बयान है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कड़े कदम बहुत आवश्यक है। कोई भी धर्म की बात नहीं है, कोई भी जाति की बात नहीं है। अगर लड़ना है तो कड़ाई से ही लड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। देवेंद्र फडणवीस जी, आज एक बड़ी खबर जो बड़े अखबारों में छपी है कि
हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन देने की बात सरकार इस पर विचार कर रही है, बीएमसी विचार कर रही है, खासकर धारावी और जो झोपड़पट्टी के इलाके हैं वहां पर। क्या यह सही कदम होगा आपके हिसाब से? क्योंकि अभी तक कोई कंक्लूसिव टेस्ट नहीं है कि यह दवा काम करती है। प्रधानमंत्री ने भी सचेत कराया कि ऐसे ही नहीं रह सकते, पर प्रिवेंटिव मेजर के तौर पर महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी ये चिंतन कर रही है। आपका टेक? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अभी हम लोगों ने जो निर्णय है वो सिंगल सोर्स के आधार पर निर्णय करने चाहिए, और वो सोर्स हमारा आईसीएमआर होना चाहिए। आईसीएमआर ने बहुत सुलझी हुई गाइडलाइंस दी हुई है, सुलझे हुए प्रोटोकॉल्स दिए हुए हैं, रोज वो प्रोटोकॉल्स दे रही है। दुनिया की सबसे अच्छी रिसर्च जो है वो भी आईसीएमआर के पास आती है, आईसीएमआर उसको डिकोडिफाई करके हमारे तक पहुंचाता है। ऐसे समय अगर हर कोई री इन्वेंटिंग द व्हील करेगा तो मुझे लगता है कि इससे हम लोग नए कॉम्प्लिकेशन तैयार करेंगे। देखिए, अभी कुल मिलाकर हाइड्रोक्लोरोक्विन ये प्रिवेंट करता है कि नहीं, इस पर कोई कंक्लूसिव रिजल्ट आया नहीं है। और अगर इसको करना है तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र सरकार ने या बीएमसी ने इस मामले में आईसीएमआर से बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम इस प्रकार से साइलोज में काम करेंगे, क्लस्टर्स में काम करेंगे, अपने अपने री इन्वेंटिंग द व्हील करके काम करेंगे तो इससे बातें बिगड़ेगी, इससे बातें बनेगी नहीं। ये बड़ी बात कह रहे हैं आप। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र सरकार को यह सलाह दे रहे हैं कि आईसीएमआर की गाइडेंस और उनकी फीडबैक के बिना ऐसे कदम उठाना जल्दबाजी होगी और खतरे वाली बात भी होगी। पर फडणवीस जी, एक बात 2014 में कही जाती थी, मैं खुद महाराष्ट्र से हूं तो मैं इससे रिलेट कर सकता हूं कि केंद्र में नरेंद्र, स्टेट में देवेंद्र। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि केंद्र में नरेंद्र की लीडरशिप को आप बतौर एक महाराष्ट्रन, बतौर एक भारतीय कैसे देखते हैं? पहला सवाल यह है। और दूसरा सवाल यह है कि आज अगर राज्य में देवेंद्र होते तो 3 कौन से कदम उठाते जो आज की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार नहीं उठा रही है? दोनों सवालों का जवाब चाहता हूं। देखिए, पहली बात तो यह है कि देश को जिस प्रकार से मोदी जी ने लीड किया है, मुझे ऐसा लगता है कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट और एक डिसाइसिव लीडरशिप के कारण भारत बचा। आज आप अमेरिका की स्थिति देखिए, 2000 लोग एक एक दिन में मर रहे हैं। वही स्थिति आज हमको स्पेन की दिखाई देती है। आज इटली में 1000 लोग, आज इंग्लैंड में 850 लोग रोज मर रहे हैं। और आज भी देश में हमने कम्युनिटी स्प्रेड को रोका है और देश के नंबर्स आज भी हमारे कंट्रोल में है। और इसका क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो लीडरशिप के रूप में यह क्रेडिट मोदी जी को जाता है और हमारे हेल्थ वर्कर्स को जाता है, हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स को भी जाता है। लेकिन जिस प्रकार की प्रोएक्टिव लीडरशिप ये मोदी जी ने दी है, डिसाइसिव लीडरशिप दी है, उसके कारण आज भारत ये सारे प्रकोप से बचा है। जहां तक महाराष्ट्र सरकार का सवाल है, मैं बिल्कुल इस फैक्ट को मानता हूं कि मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं और इसलिए मैं मुख्यमंत्री क्या होता तो क्या करता, ये कहने की जगह मैं 3 सलाह जरूर दूंगा। वैसे सलाह तो मैं कई दे रहा हूं और कई प्रकार की सलाह देने की आवश्यकता है, पर 3 सलाह मेरी बिल्कुल होगी। एक पहली सलाह मेरी ये होगी कि जो क्लस्टर कंटेनमेंट प्लान में जितने लोग रहते हैं, इनकी सप्लाईज को इंश्योर करने के लिए डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सप्लाईज, और इसमें इनडिस्क्रिमिनेटली किया जाना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। आज भी कई लोगों को राशन नहीं दिया जा रहा, सब लोगों को राशन मिलना ही चाहिए। इस पे भले ही 2 पैसे राज्य सरकार को खर्चा करना पड़े। जी। दूसरा, एक पॉजिटिव दहशत तैयार करने के लिए जो बड़े पैमाने पर सारे क्लस्टर कंटेनमेंट एरियाज में, और कुछ ऐसे एरियाज है जो क्लस्टर कंटेनमेंट में नहीं है लेकिन फिर भी वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं पाला जा रहा, ऐसी जगह पर बड़े पैमाने पर फ्लैग मार्चेस ये होने ही चाहिए। एक पॉजिटिव दहशत तैयार की जानी चाहिए। तीसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि आज भी हमारे जो फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स है वो थोड़े डरे हुए हैं, वो काम कर रहे हैं, 24 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार के प्रोटोकॉल्स स्टेट ने तैयार करने चाहिए वो प्रोटोकॉल्स ठीक से फॉलो नहीं हो रहे, प्रोटोकॉल्स ठीक तैयार नहीं हो रहे। आज भी प्रोटेक्टिव गियर्स भी हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स तक पहुंच नहीं पा रहा है और इसलिए एक बड़ा कंफ्यूजन है। और कोविड और नॉन कोविड इसका जो मिश्रण हो रहा है, इसके कारण कोविड के बढ़ने के चांसेस भी हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोविड के साथ साथ आज नॉन कोविड लेकिन अलग अलग एलिमेंट से सीरियस या ग्रसित पेशेंट जो है, इनके लिए कोई हेल्थ केयर ही बचा नहीं है, तो उनके लिए भी हेल्थ केयर खड़ा करना पड़ेगा। सारा फोकस कोविड पर है और मुंबई में तो बाकी जो इसका जो मिश्रण हो रहा है,
इसके कारण कोविड के बढ़ने के चांसेस भी हुए। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोविड के साथ साथ आज नॉन कोविड लेकिन अलग अलग एलिमेंट से सीरियस या ग्रसित पेशेंट जो है, इनके लिए कोई हेल्थ केयर ही बचा नहीं है। तो उनके लिए भी हेल्थ केयर खड़ा करना पड़ेगा। सारा फोकस कोविड पर है और मुंबई में तो बाकी जो प्रमुख अस्पताल है ये सारे सील हो गए। तो ऐसे समय ये पेशेंट कहाँ जाएंगे, इसका विचार करना पड़ेगा। पुणे में करना पड़ेगा, नागपुर में करना पड़ेगा, औरंगाबाद में करना पड़ेगा, हर जगह ये विचार करना पड़ेगा। जी, ये फडणवीस फॉर्मूला आपने महाराष्ट्र के लिए तो बताया, पर मैं देश पर आना चाहता हूं क्योंकि आप एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे हैं बतौर मुख्यमंत्री। आज हो सकता है कि प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार की तरफ से लॉकडाउन 2.0 की घोषणा हो। ये 10 स्टेट्स ने पीएम की जब मीटिंग हुई थी सीएम से तो माना कि एक्सटेंड किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र में लॉकडाउन एक्सटेंड हो चुका है, ग्रेडेड तरीके से भी हो सकता है। आपकी बतौर एक एडमिनिस्ट्रेटर क्या अपेक्षा रहेगी लॉकडाउन 2.0 के ऊपर? क्या आप सोचते हैं कि ग्रेडेड तरीके से कुछ इलाकों को खोलना चाहिए? क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा है जान भी और जहान भी, मतलब इस बार जहां पर भी ध्यान रहेगा। तो आपके हिसाब से देश भर में अब क्या फॉर्मूला अपनाना चाहिए लॉकडाउन को लेकर, लॉकडाउन 2.0 को लेकर? देखिए, लॉकडाउन 2.0 तो महत्व का है ही, वो हमको करना भी चाहिए। लेकिन लॉकडाउन 2.0 के साथ साथ हमको एग्जिट पॉलिसी भी डिजाइन करनी पड़ेगी। और हमको एक प्रकार से अगर आप देश में देखें तो देश के अंदर करीब करीब मेरी जानकारी के अनुसार 50% से ज्यादा जिले ऐसे हैं कि जहां पर कोविड का प्रादुर्भाव नहीं है, प्रकोप नहीं है। इसलिए हमको एक एग्जिट पॉलिसी तैयार करनी पड़ेगी। और इस एग्जिट पॉलिसी में एक हमको क्लस्टर कंटेनमेंट पॉलिसी नॉन कोविड एरियाज के लिए तैयार करनी पड़ेगी कि जहां की अर्थव्यवस्था को हम वापस सुचारू रूप से शुरू करें, लेकिन वहां पर कोविड न पहुंचे। प्रोटोकॉल्स तैयार करने पड़ेंगे इंडस्ट्री के, किस प्रकार से हमारे इंडस्ट्री को हम शुरू कर सकते हैं, विशेष रूप से वहां पर कि जहां पर कोविड का प्रकोप बहुत ज्यादा नहीं है, ऐसी जगह पर हम इंडस्ट्री को कैसे शुरू कर सकते हैं, इसका विचार हमको करना पड़ेगा। विशेष रूप से जैसे महाराष्ट्र में से कई जगह पर होगा कि आज महाराष्ट्र में किसानों के घर पे उन्होंने जो कपास निकाला है, कॉटन, वो कॉटन उनके घर पे, सोयाबीन उनके घर पे, तूर उनके घर पे, अलग अलग फार्म प्रोड्यूस उनके घर पे, तो उनकी उसकी खरीद ये शुरू करनी पड़ेगी। उसकी भी एक स्ट्रेटेजी तैयार करनी पड़ेगी। मानो हम लोग उसका रजिस्ट्रेशन पहले करें और रजिस्ट्रेशन के बाद उनको क्लस्टर्स में बुलाए कि आज इतने लोग आ सकते हैं, आज इतने लोग आ सकते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था खड़ी करें। लेकिन वो भी खरीद हमको करनी पड़ेगी। और सबसे महत्व की बात है कि जो हमारी बड़ी मंडियां है, ये बड़ी मंडियों को शुरू करना पड़ेगा। और ये बड़ी मंडियों को भी शुरू करते समय हम इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स का उपयोग कर सकते हैं। अभी सारी मंडियों में इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स हमने तैयार किए हुए हैं, केंद्र सरकार की योजना थी, लेकिन हम लोग उसको इस्तेमाल में नहीं लाते थे क्योंकि हमको आदत नहीं थी। लेकिन अब मजबूरी हमारे सामने है, तो मजबूरी से हम आदत कर सकते हैं। और ये सारी मंडियों में जो ई ट्रेडिंग हमारा है, इस ई ट्रेडिंग को शुरू करके ये सारे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हुए हमारे किसानों को हम मदद दे सकते हैं। फडणवीस जी, जो आपने बातें बताई किसानों के संबंध में, क्या आपने प्रधानमंत्री मोदी को बतौर महाराष्ट्र के मुख्य चेहरे के तौर पर, एक बड़े लीडर के तौर पर, आपने क्या उनको ये कम्युनिकेट की कि किसानों की ये समस्याएं, ये सुझाव किए जा सकते? दूसरी बात, आपकी सरकार के उप मुख्यमंत्री, आपके राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार कह रहे हैं कि केंद्र जो है भेदभाव कर रही है। 16,000 करोड़ महाराष्ट्र का जीएसटी का जो पैसा है वो उसको नहीं दिया गया है और इसमें दिक्कतें महसूस हो रही है स्टेट को। क्या केंद्र की तरफ से जो पैसा रिलीज होना चाहिए तमाम स्टेट्स को, क्या वो नहीं हो पा रहा है? क्या ये आरोपों में कुछ दम है? देखिए, पूरे के पूरे राजनीतिक आरोप है। पहली बात तो यह है कि हमारा जीएसटी का जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में स्टेट में जितना पैसा जमा होता है 60% सेंट्रल को जाता है, 60% स्टेट को जाता है। स्टेट का पैसा स्टेट को मिलता है, अभी भी मिला है। लेकिन अब चूंकि जीएसटी ही कम आ रहा है, मान लीजिए जिस समय आपने बजट तैयार किया उस समय आपने अपेक्षित किया कि 1,25,000 करोड़ जीएसटी आएगा, और अब जीएसटी अगर 1,25,000 करोड़ की जगह अगर 1 लाख ही आया तो जो आपका हिस्सा है वही हिस्सा आपको मिलेगा। जैसे आपका हिस्सा कम हो रहा है वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हिस्सा कम हो रहा है। तो इसलिए यह बात कहना कि 16,000 करोड़ रुपए हमको कम मिल रहा है, वो ये नहीं कह रहे कि 16,000 करोड़ रुपया कम जमा हो रहा है इसलिए हमको कम मिल रहा है। कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास महाराष्ट्र का पैसा पड़ा है और महाराष्ट्र ने उसको रोका, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रोका है, ऐसी बात तो नहीं है।
और ये सभी स्टेट के साथ हो रहा है। अगर आप कर्नाटक देखें, आप यूपी देखें, आप मध्य प्रदेश देखें, सभी के यहाँ पर जीएसटी का कलेक्शन कम हुआ है, तो सभी का हिस्सा भी कम हुआ है, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था है। सीधी सीधी इस व्यवस्था में जितना जीएसटी जमा होता है 50% सेंट्रल के खाते में चला जाता है, 50% स्टेट के खाते में चला जाता है। तो बिल्कुल गलत है। लेकिन इसके आगे जाकर कहता हूं, महाराष्ट्र को केंद्र सरकार ने 1600 करोड़ रुपए एडवांस दिया। जो हमारा टैक्सेस में शेयर होता है, इसका पैसा तो अंत में मिलता है, लेकिन अभी शुरुआत में ही 1600 करोड़ रुपया दे दिया। अभी इसमें से 1 करोड़ रुपया भी स्टेट गवर्नमेंट खर्चा नहीं कर पाई। 450 करोड़ रुपया हेल्थ विभाग को केंद्र सरकार ने दिया, अभी तक उसका भी प्लान महाराष्ट्र की हेल्थ विभाग तैयार नहीं कर पाया। इसलिए मुझे लगता है ये कोरे आरोप, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ अपनी, देखिए मैं तो कोई टीका नहीं कर रहा हूं, और इस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट पर ये लोग आरोप करेंगे तो मुझे ये कहना पड़ेगा। नहीं, पर केंद्र देखिए जी फडणवीस जी, कहा जा रहा है कि देखिए आपने पीएम केयर्स के फंड को तो सीएसआर एग्जम्पशन दे दिया, आपने सीएम फंड को नहीं दिया। वैसे आपने कौन से फंड को पैसा दिया, बीजेपी के फंड को, सीएम के फंड को, या पीएम केयर्स के फंड को? आपने कौन से फंड में डोनेशन किया है फडणवीस जी? देखिए, पहली बात तो यह है कि जब आदमी झूठ बोलना शुरू करता है तो ये देखता नहीं है कि अपने झूठ की शुरुआत क्या है। अभी आपको मैं बताना चाहता हूं, जो लोग ये कह रहे हैं उनके लिए, कि हमारा जो सीएसआर का कानून बना कंपनी लॉ में अमेंडमेंट होकर, ये 2013 में बना जी। उस समय मोदी जी की सरकार नहीं थी, उस समय यूपीए की सरकार थी, और उस सरकार ने जिस समय ये कानून बनाया, उस कानून में केवल पीएम फंड को ये सीएसआर का पैसा मिलेगा, ऐसा उस समय उन्होंने उस कानून में प्रावधान किया। मैं भी मुख्यमंत्री था, हमारे यहां पर जब फ्लड्स आए तो मैंने भी प्राइम मिनिस्टर साहब को पत्र लिखा था कि हमारे सीएम फंड में पैसा लेने के लिए आप सीएसआर अलाउ कीजिए। तब मुझे उसका उत्तर आया था कि कानून में ये प्रावधान नहीं है। लेकिन एक चीज ये लोग जानबूझकर नहीं बताते कि उसी समय कानून में यह प्रावधान किया कि सारे के सारे स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को सीएसआर लेने का पूरा परमिशन है। तो आप क्यों नहीं लेते भाई उसमें? अगर आप एक मुख्यमंत्री जी अगर एक ट्वीट करे कि भाई ये हमारा अकाउंट नंबर है, ये स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का अकाउंट नंबर है, इसको मैं मेरे सीएम फंड के साथ जोड़ रहा हूं, जिसको जिसको पैसा देना है वो सारे के सारे लोग सीएसआर जो है ये स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को दे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बातें छुपाना, झूठी बातें करना, और जब अपन अपयशी होते हैं, जब अपना फेलियर होता है, तो सारी चीजें मोदी जी के सिर पर बढ़ना। और इसमें मुझे बड़ा दुख होता है कि विशेष रूप से हमारी मीडिया में भी एक ग्रुप ऐसा है कि जिस ग्रुप को केवल झूठी बातें बोलने में बड़ा शौक है, और वो लोग इस चीज को फैलाने का प्रयास करते हैं। मैं आपका आभार मानता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं कि आपने सत्य लोगों के सामने लाया है। ठीक है, जाने से पहले देवेंद्र जी, मैं आपसे आखिरी सवाल ये पूछना चाहता हूं कि आप भी घर पर ज्यादा समय बिता रहे होंगे अपनी पत्नी अमृता के साथ और अपनी बेटी दिविजा के साथ। अमृता जी की तो सिंगिंग के बहुत सारे लोग कायल हैं, क्या आप रियाज करवा रहे हैं? आपको समय मिल रहा है? आप भी काफी आर्टिस्टिक प्रभाव के व्यक्ति है, तो कुछ आप भी रियाज करते हैं अमृता जी के साथ? कुछ समय मिलता है उसका? अगर मिलता है तो एक बार थोड़ा सा हमें बता भी दीजिए कैसे रियाज होगा। ना जी, अमृता जी रियाज कर रही है। अच्छा, मैं सुनने का काम करता हूँ। हाँ। मैं तानसेन नहीं हूँ, मैं कानसेन हूँ। कानसेन मुझे सुनने में बड़ा मजा आता है, मैं सुनता हूँ। हाँ। और अभी अमृता के साथ या सबसे अच्छा यह है कि मेरी बेटी के साथ जी मैं कुछ न कुछ समय दे पा रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे बड़ा उसकी खुशी है। और हम लोग साथ में बैठकर भोजन कर सकते हैं, साथ में बैठकर गप्पे मार सकते हैं, हम साथ में बैठकर टीवी देख सकते हैं। इसका मुझे बड़ा हर्ष है। और बाकी फिर दिन भर में हमारा जो सोशल काम है, वर्क फ्रॉम होम, इसके माध्यम से ऑडियो ब्रिजेस करते हैं, वीडियो ब्रिजेस करते हैं, उसके माध्यम से हमारा सारा मॉनिटरिंग करते हैं। तो ये सारी चीजें चल रही है। तो कुल मिलाकर मुझे ऐसा लगता है कि परिवार को समय मुझे देने के लिए मिल रहा है। ये अच्छी बात है देवेंद्र जी कि आप इस बात के बारे में बोल रहे हैं कि परिवार के साथ भी समय बिताने का वक्त मिल रहा है। पर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अब जो आरोप बार बार लगाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र की सरकार को पीपीई किट्स नहीं मिल रहे हैं, केंद्र की तरफ से जो इक्विपमेंट है, मेडिकल इक्विपमेंट है, वो नहीं मिल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि कोरोना काल में राजनीति बेहाल होती जा रही है, कि अभी भी कुछ लोगों को राजनीति ज्यादा जरूरी लगती है, राष्ट्र नीति नहीं? क्या आपको ऐसा लग रहा है? बिल्कुल सही बात आपने कही
और इसलिए आपकी थ्रू आपकी जानकारी के लिए और आपके माध्यम से अपने दर्शकों की जानकारी के लिए केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को हाइड्रोक्लोरोक्विन 200 mg 35 लाख दिया। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र को 32 टेस्टिंग लेबोरेटरीज दी। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र को 70,000 पीपी किट्स दी। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र को करीब 4 लाख N95 मास्क दिए और केंद्र सरकार ने 468 करोड़ रुपया हेल्थ के लिए महाराष्ट्र सरकार को दिए। मुझे लगता है कि कोरी राजनीति चल रही है। जितनी डिमांड महाराष्ट्र सरकार करेगी उतनी केंद्र सरकार की ओर से दी जा रही है और जो लोग ये कहते हैं कि नहीं दी जा रही है उनके लिए ये आंकड़े बिल्कुल स्पष्ट बोलते हैं। मैं उल्टा सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर हमारे हेल्थ वर्कर्स की संख्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की उसको देखे और दिया हुआ सप्लाई देखे तो ये दोनों को मैच करने के बाद फिर हमारे हॉस्पिटल्स में पीपीई किट्स क्यों नहीं है, N95 मास्क क्यों नहीं है, इसका जवाब किसी को तो देना पड़ेगा। और बस आपसे यही जवाबदेही तय करने के लिए हमने आपको न्योता दिया था। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी, आपने हमारे लिए समय निकाला और होपफुली महाराष्ट्र की स्थिति में, मुंबई की स्थिति में खासकर सुधार होगा। आपने वक्त दिया राइट या रॉन्ग को, इंडिया न्यूज को। बहुत बहुत शुक्रिया।